हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। और हम बात कर रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम अब काफ़ी कुछ जान चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स की मदद से। हम लोगों ने अब तक पढ़ा कैसे जे थॉमसन से लेकर रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में हमने देखा कि कैसे कैसे उसके अंदर नए नए डेवलपमेंट्स आए और कैसे कैसे उनके ड्रॉबैक्स आए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद एक इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर हमारे सामने आया और इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर के बाद फिर हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात करी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा वो बेसिकली क्या था, उसके अंदर हमने ये देखा कि कैसे कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कैसे कैसे प्लांक्स ने बताया कि क्वांटाइज होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और उसकी मदद से हमने बोर्स का और बोर समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। बोर और समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद हमने कुछ उसके भी ड्रॉबैक्स पढ़े जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल होता है वो ये बात नहीं बता पा रहा था कि जब एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहे थे तो लोअर एनर्जी लेवल पर वो स्पेक्ट्रल लाइंस दिखा रहे थे। ये स्पेक्ट्रल लाइंस जब इलेक्ट्रॉन दिखा रहे थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल पे आया तो उसने एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई। क्योंकि वो फर्स्ट पे आ रहा है तो हमने उसका नाम दिया लेमन सीरीज। लेमन सीरीज में हमें एक लाइन दिखाई दी, लेकिन जब हमने इस लाइन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में या किसी भी एक फील्ड में रखा तो हमें ये पता चला कि मान लीजिए मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसको हमने स्टार्क इफेक्ट का नाम दिया, तो हमें ये पता चला कि ये एक लाइन नहीं है बल्कि बहुत 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 सारी पतली पतली माइन्यूट लाइंस के बनी हुई एक बड़ी लाइन है। बोर इस बात को बताने में असफल रहे कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इनकी स्प्लिटिंग के पीछे, इनके अंदर और ज़्यादा लाइंस के प्रेजेंट के पीछे क्या राज है। बोर ये बात भी नहीं बता पाए थे कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि एक ही सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। उसका सर्कुलर पाथ 3 डायमेंशनली कहीं भी हो सकता है। हो सकता है वो सर्कुलर पाथ ऐसा हो सकता है वो सर्कुलर पाथ ऐसा हो सकता है सर्कुलर पाथ ऐसा हो। तो वो सर्कुलर पाथ कोई सा भी पाथ हो सकता था, इसके बारे में भी जो है हमें वो नहीं बता पाए। कौन नहीं बता पाए? हमें रदरफोर्ड और बोर नहीं बता पाए। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमें क्या करना पड़ा, हमें इसमें आगे बढ़ना पड़ा। आगे हम पढ़ ही रहे थे कि हमने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटॉन्स जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने ये भी समझा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर को फेवर करता है, और साथ साथ हमने क्या समझा बच्चों, साथ साथ हमने ये समझा कि ब्लैक बॉडी भी पार्टिकल नेचर को फेवर करती है। ठीक है निहारिका, समझ में आ रही है बात? बोल बेटा भवित। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी थी जो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी। पहली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, हमने दूसरी चीज़ पढ़ी बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ये फेवर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो फोटोन्स हैं वो कैसे हैं, वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। अब इतना होने के बाद अभी भी पार्टिकल और वेव नेचर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। पार्टिकल एंड वेव नेचर में किसका क्या कहना था, कौन क्या कहना चाह रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, मैंने आपको कल बताया था, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस बारे में बात की थी। उनका नाम था डी ब्रॉगली, या पूरा नाम अगर हम उनका कहें तो लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली ने 1924 में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया। असल में वो कॉन्सेप्ट वो प्रेरित था किससे? 2 बड़े और महान साइंटिस्ट की मदद से। तो आपके स्क्रीन पर आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा होगा क्या, इन 1924 अ फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट इफ द लाइट हैज़ बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर द सिमिलर डुअलिटी मे बी हैविंग बाय द मैटर। यानी कि डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर लाइट डुअल नेचर दिखा सकती है तो इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर दिखा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर दिखा सकता है तो हम इंसान भी डुअल नेचर दिखा सकते हैं, प्लैनेट्स भी डुअल नेचर दिखा सकते हैं, इस दुनिया के सारे मैटर डुअल नेचर दिखा सकते हैं। तो डी ब्रॉगली वाज द साइंटिस्ट हु हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डुअलिटी ऑफ द मैटर,
कि मैटर में कुछ भी डुअल नेचर हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, आइए उसको समझते हैं। तो डी ब्रॉगली ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया वो कौन से दो साइंटिस्ट से प्रेरित था? वो प्रेरित था आइंस्टाइन से और मैक्स प्लांक से। उन्होंने कुछ नया नहीं करा, उन्होंने सिर्फ इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरीज को उठाया और उसको मैच करना शुरू कर दिया। कैसे देखेंगे। आइंस्टीन ने क्या कहा था? आइंस्टाइन ने कहा था कि भैया जो एनर्जी होती है किसी भी चीज़ में, अगर हम किसी चीज़ के मास को लाइट की स्पीड से भगाते हैं या कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से चलती है तो वो एनर्जी में चेंज हो जाती है। और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी थी, इसका फॉर्मूला था E=mc²। और इसी जगह पर मैक्स प्लांक ने कहा था कि भैया एनर्जी इज क्वांटाइज एंड दैट क्वांटाइजेशन कैन बी गिवन बाय h न्यू। तो एनर्जी को mc² बोला गया और एनर्जी को क्या बोला गया? और एनर्जी को h न्यू बोला गया, जो कि दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने बोला था। अब डी ब्रॉगली ने कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ mc² को h न्यू के बराबर रख दिया, क्योंकि भाई देखो ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, तो दोनों एनर्जी की ही तो फॉर्म है, हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलिए रखते हैं। अब जब इस तरीके से बराबर रखा तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि हमें दो बातें वैसे भी पता है। क्या? एक C=न्यू लैम्डा होता है और दूसरा हम कह सकते हैं न्यू C/λ होता है। C=न्यू लैम्डा होता है और न्यू C/λ होता है। ये हमने स्पेक्ट्रल में पढ़ा था, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा? mc² hc/λ और c से c कट जाएगा। ठीक। अब c क्या है यहाँ पर? c इज वेलोसिटी। c क्या है? c एक वेलोसिटी है या नहीं है? तो हम इसकी जगह v वाली फिगर या v वाला अल्फ़ाबेट भी रख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है। तो हमने यहाँ क्या रखा? mv=h/λ। ठीक। अब h क्या है? h एक कांस्टेंट है जिसको हमने नाम दिया था क्या? h इज प्लांक्स कांस्टेंट। और बस इतना काम करते ही काम ख़त्म हो गया। mv क्या होता है? mv होता है मोमेंटम। तो भैया डी ब्रॉगली ने कहा क्या? डी ब्रॉगली ने कहा that the momentum of any body or any matter is inversely proportional to its wavelength। किसी भी चीज़ का मोमेंटम उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस बात से आप क्या समझ सकते हैं? इस बात से आप क्या कहना चाहेंगे या इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम इसकी बात करें तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कभी किसी भी चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जब कभी किसी भी चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम कम होगा, और जब कभी किसी चीज़ का मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पार्टिकल प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा। यानी कि अगर किसी चीज के अंदर वेव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसका पार्टिकल प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज के अंदर मैटर या पार्टिकल प्रॉपर्टी ज्यादा है तो वो वेव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। यानी कि कोई चीज या तो ज्यादा पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है या ज्यादा मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकती है। यानी कि हर चीज पार्टिकल और वेव दोनों है। सर हर चीज? यस, हर चीज, तुम, मैं, हर चीज। अब क्योंकि जो बड़ी चीज़ें हैं, जो लार्ज मैटर है, उनका मास भी तो लार्ज है ना, तो मोमेंटम ज़्यादा आता है। यानी कि हम पार्टिकल नेचर ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन बाई चांस हम जॉन इब्राहिम बन जाएं, रजनीकांत बन जाएं और धूम मचाले बाइक चला रहे हो, और वो बाइक क्या होगी? स्पीड पे चला रहे हो, बहुत स्पीड पे चला रहे हो, तो पता चला हम वेव बन गए और उसके बाद जयराम जी की हो गई। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ कर दी जाए और बाई चांस आप क्या हो जाओ वेव बन जाओ, तो आपका लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा। पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो वो ये डुअल नेचर दिखा सकता है। सो दुनिया में हर चीज़ पार्टिकल है, दुनिया में हर चीज़ वेव है। किसी का वेव नेचर ज़्यादा है, किसी का पार्टिकल नेचर ज़्यादा है, और किसी के दोनों नेचर बराबर हैं। ये बात डी ब्रॉगली ने कहा। तो डी ब्रॉगली ने क्या करा? डी ब्रॉगली ने डुअलिटी ऑफ द
डुअलिटी ऑफ द नेचर का कॉन्सेप्ट सामने रखा। ब्रोगली ने इस कॉन्सेप्ट को दे दिया। डी ब्रोगली ने कहा कि ठीक है भाई, दुनिया में हर चीज़ जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, और इलेक्ट्रॉन जो बहुत बहुत लाइट वेट का होता है, जो बहुत लाइट मास का होता है, इसका मास वेरी लेस होता है, मास बहुत बहुत कम होता है, वो क्या कर सकता है, वो दोनों नेचर बड़े आराम से दिखा सकता है, डुअल नेचर दिखा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारे इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने में काफ़ी मदद मिली। और इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या करा, इस कॉन्सेप्ट से आपको याद होगा मैंने एंगुलर मोमेंटम वाला आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एंगुलर मोमेंटम होता है, जो बोर ने अपने मॉडल में दिया था। तो डी ब्रोगली के इस कॉन्सेप्ट से उस एंगुलर मोमेंटम को समझा जा सकता है। कैसे समझ सकते हैं वो समझेंगे। भाई डी ब्रोगली ने अब क्या कहा समझेंगे, आगे बात करते हैं। डी ब्रोगली ने कहा लैम्डा h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mv, अभी आपके सामने ही लिखा था, h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mv। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। वो वाली बात जो हमने लास्ट टाइम याद करो, मैंने कहा था आपको दोबारा बताऊंगा, मैं जो कमिटमेंट करता हूँ मैं तो बिल्कुल निभाता हूँ। ठीक है, तो लैम्डा अपॉन h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mv। हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। एक ही बात है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर। वेयर mv इज मोमेंटम, mv क्या है, मोमेंटम है, mv क्या है, मोमेंटम है या नहीं है। अब मोमेंटम हमने पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमने एक इलेक्ट्रॉन के केस में क्या पढ़ा था, याद है, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या पढ़ा था हमने, मोमेंटम। हमने इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़ा था मोमेंटम होता है 2 पाई r अपॉन n, क्योंकि वो n नंबर ऑफ वेव्स में घूम रहा था, अगर आपको याद हो, या 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, याद है, 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा इक्वल्स टू n लैम्डा, यही तो पढ़ा था। तो n लैम्डा में लैम्डा क्या है, तो लैम्डा क्या हो गया, 2 पाई r अपॉन n। लैम्डा क्या हो गया, 2 पाई r अपॉन n, 2 पाई r अपॉन n। तो हम क्या रख सकते हैं, 2 पाई r अपॉन n लैम्डा की जगह इक्वल्स टू h अपॉन mv, इक्वल्स टू h अपॉन mv। और इसको अगर सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। दोबारा चेक कर लो, एक बार दोबारा समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी, दोबारा समझते हैं। अगर नहीं आ रहा है क्लियर, एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। चलो, हमसे कहा गया, हमसे क्या कहा गया, डी ब्रोगली जी ने कहा, डी ब्रोगली ने कहा दैट लैम्डा, दैट h अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, h अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू mv, और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। दैट इज द डी ब्रोगली डुअलिटी ऑफ नेचर। फिर हमें ये भी कहा गया था एक टाइम पर, जब हमने पहले पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है इस फॉर्म में, याद है ना, मैंने कहा था वेव की फॉर्म में घूम रहा है, ठीक है ना, वेव की फॉर्म में घूम रहा है, और एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा है, और ऐसी n नंबर ऑफ वेव्स है तो n लैम्डा हो गया, ठीक। तो 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा। अब मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर लैम्डा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है बच्चों, मेरे पास आता है 2 पाई r इक्वल्स टू n, मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ h अपॉन mv, लैम्डा अपॉन इंटू h अपॉन mv, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। और ये बात किसने बोली थी, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, किसने कहा था ये बात, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, बताइएगा, बोहर ने कहा था। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल और डी ब्रोगली की डुअलिटी दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जब दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल गलत नहीं है, उसने काफी हद तक सही बातें करी हैं, वो प्रूव हो रही है मैथमेटिकली। और डी ब्रोगली भी गलत नहीं है, उसकी बातें भी सही हैं, आइंस्टीन की बातें भी सही हैं, मैक्स प्लैंक की बातें भी सही हैं। तो भैया सबकी थ्योरी आपस में फिट बैठने लग गई जैसे ही डी ब्रोगली ने डुअलिटी का नेचर दिया। तो डी ब्रोगली ने कुछ नया नहीं करा, उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग मत बजाओ, सारे मिल बैठ के काम करो और देखो कैसे आंसर निकल आएंगे।
कैसे चीज़ों का सोल्यूशन निकल आएगा। आइंस्टीन अपनी बात बोल रहे हैं, प्लांक अपनी बात बोल रहे हैं, तो बोथ आर वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, और बोर अपना अलग बोर करे जा रहे हैं, आई मीन अपनी बातें बोल रहे हैं। ही वाज आल्सो वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। तो तीनों की बातों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब जब कॉम्प्लीमेंट करा गया, जब उनको आपस में रखा गया, तो सारे के सारे जिसे कहते हैं ना सीक्रेट्स एक जगह पर आके बैठने लगे, सब कुछ सेट बैठने लगा। अभी एक कहानी बची है, वो कहानी क्या थी कि भाई न्यूक्लियस हो गया और ये शेल हो गए, कि भैया इस शेल पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो स्प्लिट क्यों हो रहा है, वो स्प्लिट क्यों हो रहा है। अभी ये वाली कहानी बची हुई है ना। इलेक्ट्रॉन की सारी कहानी समझ में आ गई है हमें। अक्षत हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर दिखा सकता है, या तो वो वेव नेचर ज़्यादा दिखाएगा या वो पार्टिकल नेचर ज़्यादा दिखाएगा। जब उसका मास और वेलोसिटी बढ़ा दोगे या दोनों का मोमेंटम, उसका मोमेंटम बढ़ा दोगे तो वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, और जब मोमेंटम कम कर दोगे तो वो वेव नेचर दिखा रहा है। क्योंकि उसका मास बहुत कम है तो वो दोनों नेचर एक साथ भी दिखा सकता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम केवल पार्टिकल नेचर ज़्यादा दिखा रहे हैं, प्लैनेट्स भी पार्टिकल नेचर ज़्यादा दिखा रहे हैं। सो द वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैन शो द बोथ द नेचर, बट द पार्टिकल लाइक अस और द मैटर विच इज लार्ज इन मास, एक हाथी की बात करें तो भाई वो तो बड़े आराम से चल रहा है ना, तो वो पार्टिकल नेचर ही दिखाएगा, उसका मास बहुत ज़्यादा है तो वो पार्टिकल नेचर दिखाते हैं। और ये भी पता चल गया कि भाई जो बोर ने कहा था mvr इक्वल टू NH/2π है, वो भी गलत नहीं है। तो हमारा बोर वाला काम भी ठीक हो गया। NH/2π वाला वो कहानी भी गलत नहीं है। डी ब्रोगली का कहना क्या था कि भैया छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे उस पर तो डिपेंड करेगा, उस पर तो क्या करेगा, उस पर तो दोनों नेचर दिखा सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में आते जाएंगे डी ब्रोगली की रिलेशनशिप थोड़ी सी गड़बड़ होगी, क्योंकि हम कभी वेव नेचर नहीं दिखा पाएंगे, हम वेव नेचर में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा मास बहुत ज़्यादा है और हम मैक्रोस्कोपिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना है बच्चों। तो हाइजेनबर्ग नाम के जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर दिखा सकता है, मान लिया वो डुअलिटी दिखा रहा है, वो वेव नेचर भी दिखा रहा है, वो मोमेंटम भी दिखा रहा है, लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ आती है या दिक्कत क्या है। वो दिक्कत ये है कि आप पता कैसे लगाओगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और क्या है। लोगों ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, हम बड़े आराम से पता लगा लेंगे। उसने कहा कि आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, उसकी किस जगह पर कितनी वेलोसिटी है, तभी तो आप बता पाओगे। कहने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि सन, और सन के चारों तरफ घूम रही है हमारी प्लेनेट अर्थ। अच्छा, इलिप्टिकल पाथ है तो मैं ऐसा बना देता हूँ इलिप्टिकल पाथ, ठीक है ना, कुछ इस तरह का पाथ बना देते हैं। हकीकत में ये वाला पाथ है देखा जाए तो, ठीक है। अब इसमें हमारा अर्थ घूम रहा है। अगर अर्थ आज इस पोजीशन पर है तो क्या आप बता सकते हो या साइंटिस्ट बता सकते हैं कि आने वाले 10 दिन बाद अर्थ की पोजीशन क्या होगी? आने वाले 10 दिन बाद अर्थ की पोजीशन क्या होगी? बिल्कुल बता सकते हैं सर, क्योंकि अर्थ एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। अब हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर अर्थ की जगह यहां पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होता और सन की जगह यहां पर न्यूक्लियस होता तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, तब आप ये काम नहीं कर पाओगे। हमने पूछा ऐसा क्यों? इसको कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऐसा क्यों वो मैं आपको समझाता हूं। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हमने जब ये एक्सपेरिमेंट समझा, हमने जब इस एक्सपेरिमेंट को समझा तो हमें क्या समझ में आया कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई एट एनी गिवन मोमेंट बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम बोलो या वेलोसिटी बोलो, मास तो चेंज नहीं होने वाला, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या ऑफ एन ऑब्जेक्ट as small या as microscopic as electron, as small as electron। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट में तो कर लोगे, ठीक है, बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वहां तो कर लोगे। प्रोटॉन भी छोटा ही है बेटा, प्रोटॉन को नापता कौन है? प्रोटॉन तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर बैठा रहता है, कहाँ जाएगा वो बेचारा? प्रोटॉन वैसे ही कहीं नहीं जा रहा होता। ठीक, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हमारे साथ तो पंगा इलेक्ट्रॉन का है ना। तो इलेक्ट्रॉन को नापना कतई बहुत मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल ही गड़बड़ हो रही थी, या इतने हल्के ऑब्जेक्ट को जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है उसको नापना अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी मतलब कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, मतलब मेजरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा जी जो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आया, एरर आ रहा था। एग्जैक्टली क्या आ रहा था? एरर आ रहा था। अब वो एरर कितना आएगा?
वो एरर मिनिमम से मिनिमम एरर कितना आएगा कि सर कम से कम थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी ही आएगी, कम से कम थोड़ी बहुत दिक्कत तो उसमें आनी ही आनी है। वो थोड़ी बहुत दिक्कत कितनी है, वो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बच्चों दैट इज गिवन बाय देखिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड एज द अनसर्टेनिटी, बल्कि ऐसे लिखेगा अनसर्टेनिटी कैन बी, अनसर्टेनिटी है वो कितनी होगी, किसमें, पोजीशन में, डेल एक्स। अब ये क्या है, एरर इन पोजीशन। इसका क्या मतलब है समझिएगा, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन को नाप रहे हो पोजीशन ए पर जो है x1, लेकिन वो तब तक कहाँ पर पहुंच चुका, x2 पर, यानी कि पोजीशन बी कौन सी है, x2 है। तो आपने कितनी गड़बड़ करी, इतनी गड़बड़ करी, तो ये क्या होगी, ये होगी x2 माइनस x1, पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपने गड़बड़ कर दी, आपने इतनी गड़बड़ कर दी, कितनी, डेल्टा एक्स। मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, वो कहलाएगा डेल्टा पी और एम डेल्टा वी, यानी कि यहाँ पर जो आप वेलोसिटी नाप रहे थे वो थी v1, लेकिन जब तक आप v1 नाप रहे हो वो पहुँच चुका है v2 पर, तो v2 माइनस v1, तो चेंज इन पोजीशन या एरर इन पोजीशन डेल्टा एक्स है, चेंज इन मोमेंटम या एरर इन मोमेंटम डेल्टा पी या फिर एम डेल्टा वी है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा मैथमेटिकली आप कितनी भी बढ़िया कैलकुलेशन कर लो, कितना भी बढ़िया दिमाग लगा लो, कितनी भी बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स कर लो, आप कम से कम इतनी गलती करोगे, कितनी करोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी आइदर इक्वल और मोर देन h अपॉन 2 विल बी आइदर इक्वल और मोर देन h अपॉन 2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या, दैट इज चेंज इन पोजीशन और एरर इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स। बिल्कुल करूंगा कि गलती क्या है पोजीशन की, डेल्टा एक्स, गलती क्या है मोमेंटम की, डेल्टा वी, यानी कि ये क्या है, ये गलतियां हैं, ये क्या है, एरर है। ये एरर कम से कम h अपॉन 2 के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, यानी कि आप जो मिस्टेक करोगे वो इतनी जरूर करोगे, किसी भी चीज को नापने में जो मिस्टेक होगी वो h अपॉन 2 जितनी तो होगी। और फिर से एक बार h की अहमियत समझ में आती है, फिर से एक बार h की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि प्लांक भाई ने जो बेचारा कांस्टेंट अचानक से बनाया था, सोचो इसने कितना बड़ा काम कर दिया, सोचो ये कहाँ क्या कर रहा है और कितना मतलब चीज़ों में मदद कर रहा है हमारी, ठीक है ना। तो ये कहलाता है क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।